राजस्थान की तपती धरती पर फैला हुआ टूटे फूटे मकानों का एक वीरान जंगल, छतों से झांकती हुई आधी गिरी दीवारें और हवा में घुली हुई रेत की सिसकियां, यह कुलधरा है। एक ऐसा गांव जिसे लोग आज भी नाम लेते वक्त धीमे स्वर में बोलते हैं, कहते हैं इस गांव को रातों रात लोग छोड़कर चले गए थे। कोई नहीं जानता क्यों, पर कहानी कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुलधरा भूत पकड़ने वाला शो बना रहे हो क्या? ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दोस्त, कहानी ये जगह कहानी मांगती है, और मैं यहां सिर्फ खंडहर नहीं, सच ढूंढने आया हूं। जैसलमेर से कुलधरा लगभग 20 किलोमीटर दूर था। रात में रेगिस्तान का हर रास्ता तो गुना सुनसान लगता है। जब जीप मिट्टी के रास्ते पर मुड़ी तो चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि हवा भी अपनी सांस रोककर खड़ी हो। चांद बादलों में गुम था। अचानक जी बूढ़े ने उन्हें कुछ पल देखा और धीरे से बोला, कुलधरा जाना है, चाहे, पर याद रखना, वहां जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता, और जो नहीं दिखता वही सबसे डरावना होता है। कहकर वह एक तरफ हट गया। जीप आगे चली, पर दोनों के मन में अजीब सा भय चिपक चुका था। रात करीब 10 बजे वे कुलधरा के प्रवेश पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जीप रोकी, हवा का एक तेज झोंका बोर्ड को हिलाकर वापस शांत हो गया। चलो शूट शुरू करते हैं। नो मुड़े। रेत बिल्कुल साफ थी। वे दोनों गांव के बीच पहुंच गए। सामने एक बड़ी हवेली जैसी टूटी इमारत थी। यही वह जगह थी जहां आखिरी रात सबसे ज्यादा चीखें सुनी गई थी। आर्व ने कैमरा ऑन किया और बोलने लगा, कहते हैं यह गांव एक रात में खाली हुआ, लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता। इतने में रौनक ने घबराई आवाज में कहा, भाई स्क्रीन देख कैमरे में हवेली के दर। आरव जानता था कोई ग्लिच नहीं था। डरते हुए भी आरव ने कहा कि हवेली में जाना चाहिए। अंदर घुसते ही हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। बीच में एक पुराना झूला पड़ा था जो अचानक अपने आप हिलने लगा, पहले धीरे फिर तेज। रौनक चीख उठा। झूला अचानक दीवार से टकराकर रुक गया। फिर हवा में एक आवाज तैरती हुई आई, क्यों आए हो? और यह आवाज दीवारों के भीतर से आ रही थी। आरव ने कहा, हम सच जानने आए हैं। झूला एकदम रुक गया। हवेली में खामोशी का ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे किसी ने सारी आवाजें चूस ली हो। वे बाहर भागे, लेकिन बाहर भी हालात अजीब थे। हर टूटे घर की खिड़की में धुंधली परछाइयां झिलमिला रही थी। रौनक चिल्लाया, ये गांव जिंदा है। कान की छत से बड़ा पत्थर गिरा। उनके बहुत पास वे घबराकर एक छोटे घर में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था। रौनक हाँफ रहा था। तभी दीवारों ने जैसे बोलना शुरू कर दिया, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। दीवारों पर वही चिन्ह उभरने लगे जो हवेली में थे। आवाजें बढ़ती गईं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों, हमारे साथ। आरव ने दरवाजा खोला। बाहर हवा रुक चुकी थी, लेकिन अब गांव के बीचों बीच एक महिला की आकृति खड़ी थी। सफेद घाघरा, लंबी चोटी, लेकिन चेहरा धुंधला, जैसे वह पूरी तरह इस दुनिया की न हो। वह धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। आप कौन हैं? महिला बोली, हम वो हैं जो गए नहीं। गांव तो खाली हुआ था, पर हम नहीं गए। क्यों? महिला ने कहा, क्योंकि हमारी कहानी पूरी नहीं हुई। फिर रेत का तूफान अचानक उठने लगा। हवा तेज हो गई। रौनक चिल्ला रहा था। महिला ने कहा, तुम कहानी चाहते थे ना? तो सुनो, अगली रात तुम्हारे सामने वो सच आएगा जिसे लोग सदियों से छुपाते आए हैं। रेत के तूफान के बीच सब कुछ अंधेरा हो गया। रेत का तूफान जैसे किसी अदृश्य हाथ ने अचानक रोक दिया। आरव की आंखें धीरे धीरे खुली। वह किसी टूटे कमरे के बीच में पड़ा था। चारों तरफ धूल भरी हवा तैर रही थी। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह जीवित है या नहीं। आसपास कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उठकर खड़ा हुआ। उसके कपड़े धूल से भरे थे, बालों में रेत अटक गई थी। वह याद करने की कोशिश करता है। महिला की धुंधली आकृति, उसकी आवाज, अगली रात तुम सच देखोगे। यह सब सपना नहीं था। आर्व ने टॉर्च उठाई और बाहर आया। कुलधरा बिल्कुल वैसे ही खामोश पड़ा था जैसे सदियों से पड़ा है। लेकिन कुछ बार आवाज जोर से निकली। दूर से एक हल्की करा सुनाई दी। वह दौड़कर उस दिशा में गया। एक टूटी दीवार के पीछे रौनक पड़ा था। वह होश में था, लेकिन बुरी तरह कांप रहा था। भाई, हमें निकलना है यहां से, अभी अभी के अभी, वह हकलाते हुए बोला। आरव ने उसे संभाला। पहले खड़े हो। वह मुश्किल से उठा। तूफान के बाद क्या हुआ? तुझे कुछ दिखा था? रौनक की आंखें फैल। आरव, तू समझ नहीं रहा। वो औरत, वो इंसानी नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा था। उसका चेहरा चेहरा था ही नहीं, आंखें साए की तरह खाली। उसकी आवाज मेरे कान के अंदर से आई थी, जैसे वो मेरे अंदर से बोल रही हो। उसने कहा, भाग नहीं पाओगे। आरव ने धीमी सांस ली। हमें यह जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें जीप ढूंढनी होगी। वे जीप तक पहुंचे। वह रेत में आधी दब चुकी थी, जैसे रात भर उस पर किसी ने हवा नहीं बल्कि हाथों से रेत डाली हो।
घंटों की मेहनत के बाद गाड़ी चालू करने की कोशिश की। हम इसे ऐसे ही छोड़ा था। रौनक हैरान था। आरव ने कहा, शायद तूफान ने, लेकिन उसे खुद पता था ये तूफान का काम नहीं था। आखिरकार उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। सुबह हो रही है। आरव ने आसमान की ओर देखा। हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी और उसके साथ कुलद्रा की वीरानी और भयभीत कर देने वाली बन गई थी। दिन होते ही वापस चलेंगे, रौनक बोला। हाँ, लेकिन पहले एक का। हम यहां इसलिए आए थे कि सच पता चले, और अब सच खुद हमारे सामने आ रहा है। अगर बिना जाने चले गए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। रौनक ने जैसे किसी बच्चे की तरह सिर हिलाया। कृपया कोई रोमांच मत करना। अब मैं कसम खाता हूं ये जगह ठीक नहीं है। दीवारें यहां सुनती है, हवा बोलती है, और रात में पूरी धरती जाग जाती है। आरव थोड़ा रुका, फिर बोला, रात का इंतजार। झूले के नीचे मिट्टी में जैसे किसी ने उंगली से ताजा लिखा था। सुनोगे? रौनक चिल्लाया। आरव चल। आरव जैसे किसी खिंचाव में आया। वह झूले के पास गया और तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंधेरे में रौनक का हाथ कांप गया। वो कोई है यहां, लेकिन इस बार आवाज दीवारों से नहीं आई, छत से नहीं आई, जमीन से आई, धीमी, भारी और किसी बूढ़ी स्त्री की तरह। अगर जानना चाहते हो तो सुनो। और अचानक हवेली के अंदर दहक। मैं जा रहा हूं, स्त्री की आकृति बोली। जाने की कोशिश कर चुके हैं कई, कोई नहीं जा पाता, क्योंकि यह गांव सिर्फ वीरान नहीं बंधा हुआ है। एक वादा, एक पाप, एक श्राप से। आरव ने कांपते हुए कहा, क्या हुआ था उस रात? लोग क्यों गए? आकृति पल भर चुप रही, फिर बोली, हम नहीं गए थे, हमको जाने नहीं दिया गया, और जिसने रोका वह इंसान नहीं था। इतना कहकर आकृति धीरे धीरे मिट्टी में बिखरने लगी। रेत का तूफान फिर उठा और उसी तूफान में एक पल के लिए किसी का चेहरा दिखाई दिया। एक आदमी का, क्रूर, आंखें तेजदार ही, और एक अजीब तिल उसके गाल पर। फिर अचानक सब गायब, सन्नाटा। रौनक हिलते हुए बोला, गहरी सांस ली। उसका चेहरा मैंने कहीं देखा है, किसी पुराने रिकॉर्ड में, शायद एक कहानी में, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, हवेली का दरवाजा धीमे धीमे अपने आप खुला और दरवाजे की चौखट पर ताजा गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, किसी बच्चे के, और उन निशानों के आगे बालू पर लिखा था, आज रात आखिरी कहानी शुरू होगी। रौनक लगभग, उसने बुदबुदाया। रौनक डर के मारे लगभग रो पड़ा। तू रेत की ठंडक पर ध्यान दे रहा है भाई, यहां कुछ चल रहा है। कोई बच्चा इस खंडहर में रात को घूमता नहीं। ने कहा, शांत हो। वो आकृति कुछ कहना चाहती थी। श्राप, वादा, पाप, किसी आदमी का चेहरा, लेकिन उसका दिमाग उस बच्चे पर अटका था। वे जीप तक पहुंचे। जीप का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उन्होंने इसे बंद किया था। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी और पुराने धूप दीप की मिली जुली महक। सीट पर रेत की एक पतली परत पड़ी थी। खिलौना उठाया। जैसे ही उसने छुआ, उसके कानों के पास किसी बच्चे की हंसी गूंजी, बहुत हल्की, बहुत करीब से, जैसे किसी ने उसके कान में ही फूंक मारी हो। वह चौंक कर पीछे हटा। खिलौना जमीन पर गिरते ही दो टुकड़ों में टूट गया और उसी पल जोर की हवा चली। रेत घूमने लगी। लग रहा था जैसे गांव ने उनकी भूल को महसूस कर लिया हो। रौनक ने चिल्लाया, आरव, मैंने कहा। रुकना अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि टूटे खिलौने के भीतर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बाहर आया, जली हुई किनारों वाला, बेहद पुराना कागज। आरव ने उसे उठाया। रोशनी में देखा, उस पर कुछ लिखा था, किसी पुराने राजस्थानी लेख में, लेकिन अंत में एक शब्द साफ था, एक नाम, पालकी। आरव के हाथ से कागज लगभग गिर ही गया। पालकी, यह वही नाम है जो कुलधरा की प्रच। आरव ने कहा, कुछ कथाओं में एक लड़की का जिक्र आता है जिसे इस गांव का दिल कहा जाता था। उसकी वजह से ही यह गांव रातों रात खख्वा ल नुक्ता ही हुआ था, पर यह बस कॉन्स्पिरेसी मानी जाती थी। रौनक ने कांपते हुए कहा, तो क्या वो लड़की अभी भी? वह वाक्य पूरा नहीं कर पाया, तभी हवा में फिर वही आवाज आई, धीमी, दर्द से भरी और पहचानी हुई, तुम खोज रहे हो तो खोज पूरी करो। उनके चारों तरफ हवा घूमने लगी। रौनक ने चिल्लाकर कहा, यहां से दूर चलते हैं। आरव खिलौने के भीतर मिले कागज को देखता रहा। कागज पर एक बहुत छोटा सा नक्शा बना था, कुलधरा का नक्शा, और उस पर एक घर को लाल बिंदु से चिन्हित किया गया था। इस घर में कुछ है, आरव ने कहा। रौनक ने विरोध करना चाहा, लेकिन उसकी आवाज खुद ही दब गई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने जीप से बाहर कदम रखा, पूरे गांव में अजीब आवाजें गूंजने लगी, हल्की, फुस, वापस रख इसे। उसी पल बक्से के भीतर से एक हल्की, बेहद नर्म, मासूम सी आवाज निकली, मुझे घर ले चलो। आरव के हाथ से बक्सा ऑलमोस्ट गिर गया। आवाज फिर आई, मुझे मेरे पिता के पास।
और तभी घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर से किसी आदमी की भारी सांसें सुनाई दी। एक परछाई धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। लंबा भारी शरीर, वही चेहरा, वही क्रूर आंख। आइन धीरे धीरे अंदर आई। हर कदम पर रेत हिलती, हवा कांपती। आदमी की गहरी भारी आवाज आए, उस बक्से को वहीं छोड़, तो वह मेरी है। आरव और रौनक दोनों जम गए। उसने आगे कहा, और जो मेरी चीज लेने आया वह कभी वापस नहीं गया। आवाज इतनी ठंडी थी कि खून जम जाए, और अगले ही पल घर की दीवारें खुद ब खुद बंद होने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें अंदर। ये आवाजें, दीवारें खुद बोल रही हैं। आरव के हाथ कांप रहे थे। बक्सा पकड़े रहने की उसकी ताकत हर सेकंड खत्म होती जा रही थी। लेकिन उसी पल उसे याद आया वह लड़की की हल्की मासूम आवाज, मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। और सामने वह आदमी, क्या वही उसका पिता था या कोई और? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात साफ थी, वह परछाईन बक्सा नहीं लेने देना चाहिए। वह परछाईन एक कदम और आगे बढ़ी। उस कदम के साथ पूरा जमीन हिलने लगा। फिर दूसरा कदम, फर्श पर दरारें पड़ने लगी, और उसके तीसरे कदम के साथ घर की सारी दीवारें एक साथ करा उठी, जैसे उनमें कैद आत्माएं चीख रही हों। रौनक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। आरव आइन रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, और फिर उसकी धीमी भारी आवाज गूंजी, मैं नहीं, वो चाहती है। आर्व का शरीर ठंडा पड़ गया। वो कौन? पछाइन मुस्कुराए। हवेली में अंधेरा और गहरा हो गया, और फिर हवा में एक धीमी लड़की की सिसकी उभरी, मुझे, मेरा घर। उसकी आवाज इतनी करीब, इतनी दर्दभरी कि दोनों लड़कों की सांसें रुक गईं। रौनक ने कांपते कांपते कहा, ने हड़बड़ाकर बक्सा देखा। बक्से के अंदर की चोटी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी की सांस उससे टकराती हो। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी, एक छोटी लड़की की, जिसकी चोटी थी पर मुख का हिस्सा खाली था, सफेद, बिना आंखों के। और वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, बक्से की तरफ नहीं, आरव की तरफ। पूरा घर उसके चलने से कांपने लगा। फर्श की दरार, आरव का दिमाग दौड़ने लगा। उसने परछाईन वाले आदमी की आंखों में देखा। उन आंखों में क्रोध नहीं, एक अजीब दर्द, गहरा पछतावा और अपराध। तुमने उसके साथ क्या किया था? आरव ने पूछा। उस आदमी की परछाई एक पल के लिए ठहर गई। हर आवाज बंद हो गई, हवा जमा सी गई, और अगले ही पल उस परछाई ने ऐसी चीख मारी जैसे किसी का अंदरूनी गुस्सा फट पड़ा हो। दीवारें टूटने लगी, छत से पत्थर गिरने लगे। परछाई गरजी, मैंने उसे बचाया था। इतना कहते ही कमरे के बीचों बीच रेत की आंधी उठी। आंधी में धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। एक लड़की जिसे कोई आदमी घसीट रहा था। लड़की की चीख, गांव के लोग चुप खड़े हैं। फिर एक रात, गांव की सारी आग एक साथ बुझती है। लोगों का हुजूम गांव छोड़ रहा है। और उसी समय हवेली के अंदर एक भयंकर घटना, कुछ ऐसा जिसने पूरी बस्ती को श्रापित कर दिया। तस्वीरें तेजी से। परछाई ने कहा, गांव ने हमें मार दिया और हम यहां बंद गए। लड़की अपने पिता को ढूंढती रही, और पिता अपनी बेटी को। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, तो तुम उसके पिता हो? परछाई ने सिर झुका लिया, और वह आरव ने बक्से की चोटी की ओर देखा। परछाई की आवाज टूटी हुई थी, वह मेरी बेटी है, पाल की। रौनक फुसफुसाया, तो फिर ये सब क्यों? डराना क्यों? रोष क्यों? इन दर्द से बोली, क्योंकि हम नहीं मिल सकते। इस गांव पर ऐसा श्राप है कि हम दोनों एक दूसरे को छू नहीं सकते। हम एक साथ आए तो पूरा गांव फिर से जल उठेगा। आर्व स्तब्ध था, पर तभी लड़की की परछाई वो दीवार पर बनी थी, अचानक गरज उठी। उसकी आवाज बदल गई थी। अब वह मासूम नहीं, नफरत से भरी, टूटी हुई, बेचैन थी। झूठ बोलते हो, तुमने मुझे ही छुपाया था। रौनक डर के मारे भागने लगा, पर घर का दरवाजा बंद हो चुका था। अब कमरे में दो परछाइयां थीं, एक पिता की, एक बेटी की। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, और हर कदम के साथ कमरा हिल रहा था। आरव ने समझ लिया, अगर ये दोनों टकराए तो पूरा गांव फट जाएगा। उसे तुरंत कुछ करना था, लेकिन क्या? घर की दीवारें टूटने लगी थी, फर्श धंस रहा था, रेत का तूफान अंदर उमड़ रहा था। बक्सा उसके हाथ से खुद खींचने लगा। पालकी की परछाई उसे अपनी तरफ खींच रही थी, पिता की परछाई दूसरी तरफ, दोनों के बीच में खड़ा था आरव। और उसने महसूस किया, शायद उसकी भूमिका सिर्फ देखने की नहीं थी, किसी वजह से वह यहां पहुंचा था, किसी ने उसे यहां बुलाया था। आंधी मेल आंधी तेज होती गई, घर टूटने लगा। रौनक चीखता रहा, और आरव धूल और रेत के बीच बक्सा बांहों में पकड़े एक फैसला करने ही वाला था, जिससे इस गांव का श्राप या तो टूटेगा, या वह और रौनक हमेशा के लिए इन रेतों में दफन हो जाएंगे। अगले पल क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वहां सिर्फ रेत थी, और उन रेतों में छिपा कुलधरा का सदियों पुराना सच, जो अब जाग चुका। कुछ कर, हम यहां मरने वाले हैं। अपने हाथों में बक्सा दबाकर खड़ा था। दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो सब खत्म। लेकिन
अगर दूर रहते हैं तो भी इस श्राप की आग कभी नहीं बुझेगी। पालकी की परछाई बक्से की ओर बढ़ रही थी और पिता की परछाई उस दिशा में जहां बक्सा हिल भी रहा था। रेत की आंधी इतनी तेज हो चुकी थी कि लगता था पूरा कमरा उड़ जाएगा। फिर भी उस सेकंड के लिए पूरा कमरा जैसे जम गया। पालकी की परछाई ठहर गई। पिता की परछाई ने नफरत और डर से भरी नजर आरव पर डाली। रौनक ने चिल्लाया, नहीं मत कर, ये गलत है, ये तुझे मार देंगे। लेकिन आरव अब डर से आगे निकल चुका था। उसने बक्से की चोटी को हवा में उठाकर कहा, तुम दोनों इस चोटी के जरिए जुड़े हुए हो, यही तुम्हारे बीच का आखिरी रिश्ता है। अगर उसके कहते ही रेत का तूफान जैसे थोड़ा धीमा हुआ, जैसे गांव खुद सुन रहा हो। पिता की परछाई गुर्राई, मुझे वो मत छूने देना, मैं उसे श्राप में बांधने नहीं आया था। आरव ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, फिर उसे मुक्त क्यों नहीं करते? की परछाई अचानक कांपने लगी। उसकी आवाज टूटी और भरी हुई थी। वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है, उसने मुझे छोड़ा था। पिता की परछाई अचानक पीछे हट गई, जैसे कोई पुरानी याद उसे काट रही हो। उसने फर्श की ओर देखा, आवाज भारी हो गई, मैंने तुम्हें कहीं बंद नहीं किया था, तुम्हें छिपाया था, तुम्हें बचाने के लिए, पर मेरा अपना भाई। उसने उसकी आवाज सिहरते हुए कहा, यह पिता का भाई होगा। राक्षसी परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी आवाज हवा फाड़ती हुई आए, मैंने उसे लिया था, मैं उसे चाहता था। गांव ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने सब जला दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला था। और तभी समझ आया, गांव इसलिए नहीं गया था कि पालकी मर गई थी, बल्कि इसलिए कि उसका पीछा उसका ही तू सब कुछ खत्म कर देगा। आरव ने हार नहीं मानी। पिता की परछाई कांप रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और पहली बार चोटी को छुआ। उसी पल कमरे में जोरदार विस्फोट जैसा धमाका हुआ। रेत आसमान तक उठ गई। हवा में तेज रोशनी चमकी। दीवारें टूटी नहीं बल्कि गायब होने लगी। पालकी की परछाई चमकने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आंखें उभरने लगी। चेहरा साफ होने लगा है। मुस्कुराई और उसी ये मिलेंगे तो मैं मिट जाऊंगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि जमीन फटने लगी। घर के बाहर पूरा गांव कांपने लगा। टूटे घरों की छतें गिरती रहीं। रेत के ढेर ऊपर उठने लगे और वह राक्षसी परछाई करीब आई, सीधे पालकी और उसके पिता की ओर। सूरज की रोशनी भी मंद पड़ गई। आरव ने अंतिम बार चिल्लाया, रुको। देर हो चुकी थी। राक्षसी आकृति उन दोनों पर छलांग लगाने ही वाली थी और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो पूरे कुलध्रा ने सदियों में कभी नहीं देखा था। अगले क्षण में या तो यह गांव मुक्त होने वाला था या हमेशा के लिए खत्म। लेकिन यह सच भाग 6 में सामने आएगा। राक्षसी परछाई की छलांग का क्षण इतना भयानक था कि हवा भी कांपने लगी। पालकी और उसके पिता की, अगर तुम सच में अपने पिता से मिलना चाहती हो तो इस श्राप के आगे झुको मत। लड़की की एक चीख गूंजी, लेकिन वह डर की नहीं थी, एक दबी हुई ताकत की, एक गुस्से की चीख थी। उसके बाद पालकी की परछाई अचानक चमकने लगी। उसकी आंखें अब काली नहीं बल्कि उजली थीं, जैसे वह खुद अपनी कहानी का अंत तय करने उठ खड़ी हुई हो। राक्षसी परछाई जो छलांग लगा रही थी अचानक धीमी पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा की ने आवाज में एक अजीब परछाई वाली गूंज के साथ कहा, खून से जो जुड़ता है वह सुख नहीं दुख बांटता है। उसके शब्दों के साथ कमरे में चमक उठी, इतनी तेज जैसे 100 सूरजों की रोशनी। ऐसा लगा जैसे पूरा घर अचानक सफेद धूप से भर गया हो। रौनक अपनी आंखें बंद कर चीख उठा। आर्म ने बक्से को पकड़ते हुए आंखें कसकर बंद कर ली। जब रोशनी कुछ कमजोर हुई, अपनी जगह जम गया, जैसे कोई भाले से आर पार हुआ हो। राक्षसी परछाई चीखते हुए उठी, देखा, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगी, मैं ही उसका सच हूं। वह फिर पालकी की ओर झपटी। इस बार आरव खुद आगे बढ़ गया। वह नहीं जानता था कि वह इंसान है या आत्माओं के बीच खड़ा कोई बेतुका हिस्सा, लेकिन वह आगे आया और चिल्लाया, यह तुम्हारे बीच का मामला है, तुम दोनों इसका। तू क्या कर रहा है? ये तुझे मार देंगे। लेकिन आरव ने हाथ उठाया और चोटी को हवा में फैला दिया। चोटी से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे पालकी की असली रूह उसमें कैद हो। और पालकी ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। दोनों के हाथ मिलते ही चोटी से तेज रोशनी निकली। राक्षसी परछाई चीख पड़ी, नहीं, ये मत करो। अगर तुम दोनों मिले तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। पालकी ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, हां यही तो होना चाहिए। इतना कहते ही चोटी अचानक आग की तरह चमकने लगी। रोशनी ऐसी थी कि मानो बिजली कमरे में दौड़ गई हो। राक्षसी परछाई हवा में उठी, उसका शरीर दरारों से भर गया। उसकी आंखों से धुआं निकला, वह गिरने लगी। फिर उसके शरीर से एक काला धुआं निकलकर हवा में घुलने लगा, जैसे वह कभी था ही नहीं। ने दीवारों को देखा, जो अब टूटी नहीं थी बल्कि शांत थी, जैसे सदियों की बेचैनी अचानक दूर हो गई हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, हां, कुलध्रा का श्राप आज खत्म हो गया।
लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकलने चले, आरव ने कुछ अजीब देखा। घर के प्रवेश द्वार पर रेत में लिखा था, अभी नहीं। लिखावट इंसानी नहीं थी और न ही गलती से बनी हुई। आरव ने धीरे से कहा, ये किस? कनक का चेहरा फिर सफेद पड़ गया। उसने धीरे से पीछे देखा, जहां अभी अभी पालकी और उसके पिता गायब हुए थे, और वहां कोने में खड़े टूटे हुए दिए के पीछे एक दूसरी परछाई खड़ी थी। न वह पालकी थी, न उसका पिता, न उसका चाचा। यह कोई और थी, अनजान, लंबी, दुबली, और उसके पैर रेत पर नहीं टिक रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उस ता बेटी, चाचा सब गए, फिर ये कौन? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक बात चाकू की नोक की तरह चुभ रही थी। पालकी और उसके पिता के जाते ही एक नई परछाई का आना क्यों? जिस क्षण कुलधरा का श्राप टूटने को था, उसी क्षण एक नई आत्मा का सामने आना। उसने रेत में लिखा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या यह मतलब था कि कोई और आत्मा इस श्राप में बंधी थी? आरव के सीने में अजीब दर्द उठा, जैसे कोई भारी पत्थर उसके अंदर दब गया हो। बाहर आया और आकाश की ओर देखा। पूरा कुलधरा गांव बिल्कुल शांत था, जैसे सैकड़ों साल पुराना दुख अचानक रुक गया हो। पर यह शांति बेचैन करने वाली थी, जैसे तूफान से पहले की अजीब सी ठहराव। रौनक उसकी पीठ से सट गया। चल न यहां से निकले यार, मैं अब और नहीं रुक सकता, मैं मर जाऊंगा यहां। तू पागल हो गया है क्या? हम बमुश्किल जिंदा बचे हैं, अब और क्या करना है? आरव ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, जिसने अभी नहीं लिखा उसने हमें रोका है। क्यों चाहेगी कि हम चाहे? नहीं। रौनक लगभग रो पड़ा, क्योंकि वो चाहती है कि हम भी मर जाए। आरव की आंखें गहरी हो गईं। नहीं, वह हमें रोकना चाहती है, पर किसी वजह से। रौनक चिल्लाया, किस वजह से? यहां ने बक्से की ओर देखा, जिसमें अब सिर्फ कुछ रेत और चोटी के चंद टूटे तिनके बचे थे। लेकिन बक्सा अब पहले की तरह शांत नहीं था। उसके अंदर से हल्का सा कंपन निकल रहा था, जैसे कोई बेसुध सांस उसमें हिल रही हो। आरव ने बक्सा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर बक्सा गर्म था, ऐसा गर्म जैसे किसी ने उसे आग पर रखा हो। रौनक चीख गया, छोड़, मत छू, ये वही नई वाली है। आरव रुक गया। उस पल एक हल्की हवा चली, लेकिन वह सामान्य हवा नहीं थी। उसमें एक फुसफुसाहट छिपी हुई थी। वह आवाज बहुत धीमी, बहुत दूर, फिर भी कानों में साफ साफ, मुझे मदद चाहिए। आरव का दिल उछल गया। वह मुड़ा, कोई नहीं, सिर्फ खाली हवा, लेकिन आवाज साफ थी, मुझे देखो। रौनक की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। आरव प्लीज, ये आवाजें मत सुन, ये तुझे बुला रही है। आरव की निगाहें एक टूटी हुई दीवार पर अटक गईं। वहां रेत हल्की सी चमक रही थी। धीरे धीरे वह दीवार की ओर बढ़ा। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई उसे उस दिशा में खींच रहा हो। दीवार के पास पहुंचते ही उसने रेत को छुआ। रेत गर्म थी, मानो अभी अभी किसी की उंगलियां वहां से उठी हों। और अचानक रेत में कुछ लिखा हुआ उभरने लगा, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से रेत में लिखा शब्द बदल गया, धीरे धीरे, जैसे किसी की उंगलियां उसे मिटाकर नया लिख रही हों। तहखाने में आरव के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। कुलधरा में तहखाना। सदियों पुराने घरों में तहखाने आम नहीं थे, और अगर कोई तहखाना था तो गांव के लोगों के जाने के बाद 100 सालों में कोई उसे क्यों छूता? रौनक हाँफते हुए पास आया। आरव, ये मत कर प्लीज, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दीवार के पीछे से हल्की सी धप की आवाज आई, जैसे कोई अंदर कदम रख रहा हो। इससे पहले कि दोनों कुछ समझते, दीवार की नीचे की मिट्टी दरकी और नीचे एक काले गड्ढे का मुंह खुल गया। उस गड्ढे से ठंडी हवा का झोंका आया, और उसी हवा के साथ वह परछाई, जिसे उन परछाई ने उगते चांद की रोशनी में अपना चेहरा थोड़ा उठाया। चेहरा नहीं, एक काला धुआं था, लेकिन उसकी आवाज में जहर था। मैं, जिसने पालकी को छिपाया था। आरव ठिठक गया। उसके पिता? परछाई ने गहरी निराश हंसी हंसी, नहीं, उसके पिता ने बचाया था। जिसने छिपाया वो मैं थी। आरव का दिमाग घूम गया। अगर पिता ने उसे बचाया था और चाचा उसे मारना चाहा? परछाई ने धीरे से कहा, मैं उस रात की साक्षी थी, जिस रात कुलधरा खाली हुआ था, जिस रात सच को दफना दिया गया था। हवा में फुसफुसाहट गूंजी। रेत ने करवट ली, गड्ढा और भी गहरा हो गया। परछाई ने गर्दन तिरछी करते हुए कहा, तुमने श्राप का आधा हिस्सा तोड़ दिया है, पर बाकी आधा उस तहखाने में है। रौनक कांप कर बोला, उधर क्यों जाए हम, क्यों? परछाईन आगे बढ़ी। उसके शब्दों में इतना अंधेरा था कि माहौल ठंडा पड़ गया, क्योंकि पालकी की कहानी खत्म नहीं हुई, वह मुक्त नहीं हुई। आरव का दिल बैठ गया, लेकिन वह तो अपने पिता के साथ। परछाईन ने चीख कर कहा, वह सिर्फ ऊपर उठी है, मुक्त नहीं हुई। पूरा कमरा कांप गया। रेत की परत हवा में उड़ गई। परछाईन फिर बोली, सच नीचे दफन है, उस तहखाने में जहां कोई नहीं गया, क्योंकि अगर कोई जाता। एक पल रुकी। उसकी आंखें और लाल हो गईं, तो रहकर लौटता कभी नहीं। यह सुनते ही आरव का शरीर सिहर गया। परछाईन ने हाथ उठाया और गड्ढे की ओर इशारा किया, उतर जाओ। रौनक चिल्लाया, नहीं,
हम नहीं जा रहे। परछाईन फुसफुसाए, अगर नहीं गए तो पालकी और उसका पिता दोनों हमेशा उसी अंधेरे में रह जाएंगे जहां वे अभी हैं। आरव का दिल टूट गया। पालकी की रोशनी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें सब उसकी आंखों में घूमने लगे। उस बच्ची को वहां नहीं छोड़ सकता था। आरव धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़ा। रौनक उसकी बांध पकड़कर रो पड़ा। तू मर जाएगा, पागल मत बन। आरव ने उसकी ओर देखा। आंखों में सिर्फ सच था। अगर मैं नहीं गया तो ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। और बिना कुछ और कहे आरव ने गड्ढे में छलांग लगा दी। रौनक चीखता रह गया। आरव। गड्ढा बंद हो गया। ऊपर सिर्फ रौनक और वह परछाई रह गई। परछाई ने रौनक की ओर देखा और फुसफुसाई। अब उसकी कहानी शुरू होती है। रौनक का दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि गड्ढे के भीतर आरव ने अपना पहला कदम एक ऐसे अंधेरे में रखा था जो कुलद्रा के श्राप से भी पुराना था। और उसके सामने कुछ खड़ा था, कुछ जिसने फुसफुसाकर कहा, तू देर से आया। कहानी फेरे में कुछ हिला, जैसे कोई हाथ या कोई पैर या कोई परछाई जो इंसान जैसी नहीं, एक धीमी आवाज जो हवा की तरह कांप रही थी। बहुत देर से अचानक ऊपर से हल्की सी रोशनी आई। इतनी नहीं कि चेहरा साफ दिख जाए, पर इतना कि आकृति की बाहरी रेखाएं उभर आए। और वह आकृति इंसान नहीं थी, उसकी रीढ़ मुड़ी हुई थी। उसके पैर रेत में धंसे हुए और उसका शरीर ऐसा लग। उसने अपनी उंगलियां उठाईं, लंबी, बहुत लंबी, उनमें बीच में कोई हड्डी नहीं जैसी दिखती थी। जब उंगली हवा में उठी, वह हवा भी कांप गई। यहां नीचे मदद कोई नहीं मांगता, यहां नीचे बस एक चीज है, बंद किया हुआ सच। और उसे जिसने बंद किया वह वापस आने वाला है। आरव का दिल सर्द हो गया। कौन? अचानक पीछे से एक और आवाज आई, धीमी, लगभग रोती हुई। आर्व, यह आवाज उसने पहले सुनी थी। वह मुड़ा। अंधेरे में एक छोटी परछाई खड़ी थी, लड़की जैसी, चोटी जैसी। उसका दिल उछल गया। पालकी परछाया उसी पल टूटी, बिखरी और धुएं में बदल गई। फिर हवा में एक टूटी हुई आवाज आई, मैं पालकी नहीं हूं। आरव कांप गया, उसका गला सूख गया। फिर कौन? हिरे में तीसरी आवाज गूंजी, इस बार तेज, साफ और स्त्री जैसी, वो जिसे पालकी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। धीरे धीरे चारों तरफ से रोशनी की बहुत हल्की परत फैलने लगी। दीवारें रेत नहीं थी, वे गीली मिट्टी और पत्थरों से बनी थीं, जैसे तहाना किसी प्राकृतिक गुफा जैसा हो। लेकिन इन दीवारों पर किताब या कहानी जैसा कुछ नहीं था। यहां खून से बने निशान थे। उंग आवाज उसके ठीक पीछे आए। वो पहले वाला बच्चा नहीं था। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और इस बार वह परछाई दिखी जो ऊपर रौनक के सामने आई थी, लंबी, काली, दुबली, हवा में तैरती हुई। और उसकी आंखें लाल नहीं, खाली थी, जैसे किसी ने आंखों की जगह काली गहराई भर दी हो। वह बोलने लगी, यह तहाना पालकी का छिपने का स्थान नहीं था, यह किसी और के लिए बनाया। परछाईन आगे आई। उसकी आवाज बहुत धीमी और बहुत डरावनी हो गई। उस बच्चे के लिए जिसे पालकी के पिता ने बचाने की कोशिश की थी। आरव सिर चकरा गया। उसने चिल्लाया, क्या पालकी अकेली नहीं थी? परछाईन ने गर्दन नीचे झुकाई। नहीं, वह अकेली नहीं थी। उस रात उसके साथ एक और बच्ची थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सच कभी किसी कहानी में नहीं था। उस बच्ची को पिता ने यहां छिपाया, क्योंकि उसका भाई, वह राक्षसी, दोनों को चाहता था। गड्ढे की मिट्टी हिलने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। आरव कांपते हुए बोला, वो बच्ची कहाँ है? परछाई ने अपनी उंगली जमीन की ओर की और अचानक जमीन हिलती हुई फट गई। अंदर अंधेरे में एक छोटा सा शरीर किसी कपड़े में लिपटा पड़ा था। कपड़े पुराने, फटे, सड़े हुए, लेकिन उस कपड़े में से एक हाथ बाहर निकला था। छोटी उंगलियां नन्ही, सूखी, जैसे सदियों से वहीं पड़ी हों। आरव का दिल टूट गया। ये कौन है? थाइन आगे आई। उसकी आवाज इतनी ठंडी कि खून जम जाए। यह वही बच्ची है जिसे दुनिया ने कभी जाना ही नहीं, पालकी की छोटी बहन। आरव की आंखें फैल गईं। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। परछाई ने कहा, पालकी की आत्मा इसलिए मुक्त नहीं हुई क्योंकि उसका आधा हिस्सा अब भी यहां पड़ा है। अचानक वह बच्ची का शरीर हिलने लगा। जोर जोर से कपड़ा फटा और उस छोटे शरीर से पिता ने क्यों नहीं बताया? क्यों सदियों तक उसका नाम गायब रहा? परछाई फुसफुसाए, क्योंकि वह भी पालकी की तरह मरी नहीं थी। उसे यहां जिंदा गाड़ दिया गया था। आर्व ने चीखने की कोशिश की, पर आवाज हलक में अटक गई और उसी क्षण उस छोटी परछाई की आंखें गहरी आग जैसी लाल हो गईं। उसने धीरे धीरे हवा में तैरते हुए कहा, अब मेरी बारी है। जमीन में सभी दीवारें हिलने लगी। गड्ढा बड़ा होता गया। तहखाने की छत टूटने लगी। पालकी की बहन, तुम कैसे? बच्ची का शरीर हल्की सी झटका खाकर तिरछा मुड़ा। उसके कपड़ों के फटे हिस्से हवा में उड़ते हुए किसी पुरानी आत्मा की फुसफुसाहट जैसे लग रहे थे। वह बोली, मुझे जिंदा दफनाया गया था। मैंने अंदर सांसें
गिनते गिनते आसमान देखना छोड़ दिया था। आरव का शरीर सुन्न हो गया। खूबसूरत दयालु पालकी की कहानी के नीचे इतनी भयानक सच्चाई। ऐसे फुसफुसाया। छोटी परछाई का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखें लाल नहीं, काली थीं, इतनी काली कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई खाई खुल रही हो। उसने कहा, जिसने पालकी को लेने की कोशिश की वह मुझे भी चाहता था। आरव खामोश हो गया। कुलद्रा के लोग जिस दुष्ट व्यक्ति से डरते थे, पालकी का चाचा, पर क्या उसके बारे में सब सच था या कहानी इससे भी? बच्ची की आवाज अचानक इतनी ठंडी हो गई कि तहखाना कांप गया। क्योंकि मैं पालकी की परछाईन हूं, मैं वही हूं जो पालकी में नहीं था। आरव समझ नहीं पाया। मतलब? कि धीरे से नजदीक तैर आई। उसका चेहरा अब रोशनी के करीब था, लेकिन चेहरा इंसानी नहीं, जैसे हड्डियों का धुंधलापन और उनकी जगह काली लकीरें। उसने कहा, पालकी में प्रकाश था, मेरे भीतर अंधेरा था, और वह अंधेरा किसी को चाहिए था। आरव का खून जम गया। वह चाचा जिसे लोग दानव मानते थे, शायद वह किसी और तरह का पागलपन था, शायद किसी ऐसे रिवाज का हिस्सा। ने लंबी सांस खींची, जिससे हवा ठंडी हो गई। हाँ, तीही चुप्पी छा गई। उन्होंने सोचा मैं मर गई हूं। उन्होंने मुझे इस गड्ढे में छोड़ा और पालकी को लेकर भाग गए। आरव ने आंखें बंद कर ली। इतना गहरा दर्द देखने से भी भारी था। लेकिन मैं मरी नहीं, बच्ची ने गुस्से से कहा। अचानक पूरा तहाना थरा उठा, ऐसा जैसे धरती किसी बहुत पुराने जख्म को खोल रही हो। ने हाँ कहा, बहुत धीरे, बहुत भारी। हाँ। अचानक तहाने के एक कोने से फटी हुई चीख निकली, इतनी भयानक कि छत से रेत झरझर गिरने लगी। आरव ने उधर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। दीवार पर, रेत पर, मिट्टी पर छाया उभर रही थी। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे जो सदियों पहले गांव छोड़कर चले गए थे, उनके मुंह खुले हुए थे जैसे वे अभी भी भाग। आरव ने लगभग चीखते हुए पूछा। बच्ची की आवाज बहुत नरम हो गई, क्योंकि तू वही करता है जो मेरे पिता ने किया था। आरव चौंक गया। क्या? बच्ची ने धीरे धीरे कहा, तू भी प्रकाश के पीछे भागा है, पालकी के पीछे। आरव हिल गया, लेकिन बच्ची ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने मुझे नहीं देखा। अचानक तहखाने का तापमान गिर गया, इतना कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। बच्ची ने हवा में हाथ फैलाया, अब मुझे मुक्त करना होगा। आरव ने कांपते हुए पूछा, कैसे? और उसी पल पूरे गड्ढे में गूंज उठी एक आवाज, सदियों पुरानी, तहखानों की गहराई से निकली, दर्द से भरी, भयानक। अपने आप को देकर आरव का दिल धड़कना भूल गया। क्या मतलब? बच्ची की आंखें काले से लाल हो गईं। वह चिल्लाई, मुझे जीवित चाहिए था, और अब तुम मेरे स्थान पर आओगे? आरव पीछे हट गया। नहीं, रुक जाओ। मैं, लेकिन बच्ची हवा में उछली तेजी से, राक्षसी गति से, और उसके ऊपर झपटी। तहखाना हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं, ऊपर से रेत गिर रही थी। आरव ने चिल्लाया, नहीं, और तभी ऊपर से किसी की आवाज गूंजी, आरव! रौनक! एक रस्सी नीचे गिराई गई थी। रौनक पागलों की तरह चिल्ला रहा था, हाथ पकड़, जल्दी! लेकिन बच्ची की छाया आरव को जकड़ चुकी थी। उसकी काली उंगलियां पहले से भी ठंडी उसकी छाती पर कस चुकी थीं। बच्ची फुसफुसाई, अब तू नीचे रहेगा और मैं ऊपर जाऊंगी। आरव ने आखिरी ताकत लगाकर रस्सी पकड़ने की कोशिश की। रौनक चिल्ला रहा था, आ आरव, पकड़! और ठीक उसी पल जमीन का टुकड़ा टूट गया। तहखाने में घुप अंधेरा फैल गया, और बच्ची की काली परछाई उसकी छाती में घुसने लगी। कहानी अब उस पल पर आ गई है जहां प्रकाश और अंधकार आमने सामने खड़े हैं। कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे रहेगा? और असल श्राप किससे बंधा है, आरव से या उस बच्ची से जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं? आरव की सांसें थम गई थी। उसकी पूरी ताकत रस्सी पकड़ने में लग चुकी थी। रौनक नीचे खड़ा चीख रहा था, पर तहखाने का अंधेरा और उस काली परछाई का दबाव दोनों ही उस पर भारी पड़ रहे थे। छोटी परछाई, पालकी की बहन, उसकी छाती में घुस चुकी थी। उसकी आंखें खाली, काली और भीतर। तू नहीं समझता, तू सिर्फ प्रकाश को देखता है, पर जो मैं हूं वह कुलद्रा का सच है। उसने अपने हाथ और भी कसकर आरव को घेरा, और तभी ऊपर से रोशनी का एक तेज झोंका आया। वह नहीं साधारण रोशनी थी, ये वह प्रकाश था जो पालकी और उसके पिता के मिलने से निकला था, और अब वह गड्ढे में प्रवाहित होकर आरव की ओर दौड़ रहा था। छोटी परछाई चीख उठी, नहीं, यह मेरा हिस्सा है। ने उसकी काली आकृति को छूते ही फटकार दी। धुआं, धूल और अंधेरा एक साथ उड़कर हवा में घुल गए। उसकी चीखें तहाने के कोनों में गूंज रही थी। आरव ने अचानक महसूस किया, उसने चोटी को कभी छोड़कर ऊपर वाली रोशनी के साथ नहीं जोड़ा था। यह रोशनी अब खुद उसे पकड़ रही थी, जैसे उसका प्रकाश ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। रौनक ने नीचे से हाथ बढ़ाया। आर ने आखिरी बार रस्सी पकड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई।
उसने महसूस किया कि प्रकाश और उसकी इच्छा मिलकर परछाई को पीछे धकेल रहे हैं। एक जोरदार झटका आया। परछाई ने फुसफुसाया, तुम मुझे बचा नहीं सकते, मैं हमेशा रहूंगी। लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। आरव ऊपर खींचा गया। रौनक ने उसकी बांह पकड़ ली। गड्ढा अब खाली था, तहखाने का अंधेरा गायब। और तभी हवा में हल्की सी हंसी गूंजी। यह हंसी इंसानी नहीं थी, फुसफुसाहट जैसी थी। कहानी खत्म नहीं हुई। आरव और रौनक एक दूसरे को देखने लगे। अब समझ गए, श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। पालकी की आत्मा मुक्त हुई थी, लेकिन उसकी बहन कुलधरा का असली अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आरव ने कहा, तो अब क्या? रौनक ने धीरे कहा, अब हम जीते हैं, पर याद रखो कुलधरा हमेशा पीछे देखने वाली आंखों में है, और जो एक बार अंधेरे में रह गया वह हमेशा वहां रहेगा। आरव ने चुपचाप वहां खड़े होकर गहरी सांस ली। उसने महसूस किया, सच और अंधेरा, प्रकाश और भय कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे बस बदलते रहते हैं। किसी नए शिकार की प्रतीक्षा में आसमान में सूरज की